दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान मीडिया टुडे के बैनर से आपसे मुखातिब हूँ। बात आज करेंगे हम बेरोज़गारी की और लॉकडाउन की। आर्थिक मोर्चे में देश की गाड़ी पटरी से उतर गई है। लॉकडाउन 4 तक आते आते देश के में 12 करोड़ से भी ज़्यादा नौजवान बेरोज़गार हो गया है। ये न कभी रिकॉर्ड था न रिकॉर्ड हो सकता है। हम ऊपर वाले ने चाहा तो आज तक इतने नौजवान 1 महीने 2 महीने के अंदर बेरोज़गार नहीं हुए हैं। जीडीपी 0% से नीचे पहुंच गई है। ये इकोनॉमिक आंकड़े हैं। बेरोज़गारी और गरीबी की रेखा इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि उनको कोई डेटा ही नहीं सरकार दे रही है, बस चल रहा है। विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां जिन्होंने भारत की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए एक बड़ा अहम रोल निभाया है, ये बात मैं कहूँगा। ये मनमोहन सिंह के ज़माने से जब उन्होंने पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू की थी तो देश में एकदम से तरक्की आई थी। इकोनॉमिक स्लो डाउन था, वो आगे बढ़ गया था। उसमें विदेशी कंपनियों को इनवाइट किया गया यहाँ पे पीपीपी के तहत और उन्होंने इस देश में काफ़ी काम किया। उसमें अब बहुत सी कंपनियां जो है अपना कारोबार समेट कर जा रही हैं। उसमें कुछ को देखिए कि जैसे ओला है, उसने 1 हफ्ते के अंदर 1400 अपने वर्कर निकाल दिए, कर्मचारियों को उसने निकाल दिया है। वहीं आप देखिए तो जो जोमेटो है, जोमेटो एक बहुत बड़ी फूड चेन है, उसने अपने 1200 लोगों को निकाल दिया है। ये 1400-1200 में एक आदमी नहीं गिनी, उनके फैमिली के साथ गिनी है। अगर 1400 है, 1400 का एक वर्कर काम कर रहा है तो उनके साथ एक उनकी पत्नी या उनके जो कंपेनियन है उसके साथ एक बच्चा है या माँ बाप है। इस तरीके से पूरे परिवार को नुकसान होता है। 1400 का नहीं होता, 1400 में अगर 4 भी जोड़ दिए जाए तो लाखों के ऊपर बात पहुँच रही है। बाकी बचे लोगों की सैलरी में जो जोमेटो ने 50% की कटौती कर ली है। ये इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। कई मल्टीनेशनल ऑफिस ने बड़े बड़े ऑफिस ख़त्म करके एक छोटे छोटे ऑफिस में आ गए और वर्क टू होम शुरू कर दिया है। उससे भी बड़ा नुकसान हुआ है। आप कहें वर्क टू होम में क्या नुकसान हुआ, तो आप ये देखिए वर्क टू होम में जो ऑफिस का स्टाफ होता है उसको बिल्कुल, जो वर्किंग स्टाफ होता है वो तो काम पे लग जाता है, जो ऑफिशियल स्टाफ होता है ऑफिस का काम करता है, लेकिन जो उसके सपोर्टिंग स्टाफ होता है जैसे चपरासी, पानी पिलाने वाले, कंप्यूटर चलाने वाले, इस तमाम लोग, उनकी सबकी नौकरियां ख़त्म हो जाती हैं। तो वो बेरोज़गारी का भी आंकड़ा आया नहीं है। इस तरीके से जो मेंटेनेंस के लोग होते हैं, ऑफिस के मेंटेनेंस के लोग होते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। जो कैब से चलते हैं लोग, उनका भी काम ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे एक ऑफिस का बंद होने का मतलब है उसमें कई चीज़ों का ख़त्म होना होता है। उसके अलावा जो ऑफिस के सामने रेहड़ी पटरी के पे दुकानें लगती हैं खाने की, फूड की, वो भी बंद होती चली जा रही हैं धीरे धीरे। उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब बजट बनाया जाता है या जो प्लानिंग कमीशन प्लानिंग करती थी पहले, अब तो पता नहीं कैसे करती, तो वो ये लगा देती कि अगर इस जगह पे एक ऑफिस है, फैक्ट्री बनेगी, उसमें फैक्ट्री ऑफिस की तो बात छोड़िए, इसके अलावा पटरियों पे कितनी दुकानें लगेंगी और पास के अड़ोस पड़ोस के मार्केट को कितनी इनकम होगी वो भी उसमें जोड़ी जाती है, जो आजकल शायद नहीं जोड़ी जाती है। उबेर ने दुनिया भर में जो जहाँ 1/4 कर्मचारियों की छटनी की है, भारत में भी उसने 50% लोगों को कट कर दिया। ये चली हुई कंपनियां जो अभी अभी आई थी। ऑटो सेक्टर की सबसे अधिक धचका लगा है। ऑटो सेक्टर को आप देख लीजिए, वो उसकी तो ग्रोथ भी कम रह गई। उसी के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट है, भवन निर्माण की जो कंपनियां हैं, सिरे से घाटे में जा रही हैं। आप ऑटो जो अपने रियल एस्टेट सेक्टर है उसकी तो बात ही देखिए कि वो भारत की इकोनॉमी, अपने देश की इकोनॉमी 10% का हिस्सा बटाता था और इसी के साथ ही वो रोज़गार देने में कम से कम 15% रोज़गार वो देता है और जीडीपी में भी इतना ही हिस्सा जीडीपी में भी बटाता है, जिसको बंद पड़ा हुआ है। रियल एस्टेट का फ्लैट बिक नहीं रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ठंडा पड़ा है जैसा कि बहुत पहले से था। हालांकि ये हालत 2014 से है, लेकिन ये जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन किया है बगैर सोचे समझे, उससे और बातें हो गई हैं। कई कंपनियां, सरकारी कंपनियां जो अपने बजट में कटौती कर रही, सरकारी कंपनियां वो टीए और इन सब में महंगाई भत्ते में कटौती कर रही है। वो आप लोग अखबारें पढ़ रहे हैं, उसमें आ भी रहा है। उसी के ऊपर मोदी जी 20 लाख करोड़ रुपया देते हैं विभिन्न सेक्टर्स को काम को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये नहीं बताते वो 20 लाख
करोड़ रुपए आए कहाँ के से। जिस दिन वो 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट करते हैं, रिजर्व बैंक से खबर आती है कि 12 लाख तो पहले 12 लाख करोड़ तो वो पहले ही दे चुके हैं। तो यानी इसके माने 12 लाख में से काट दीजिए तो कितने लाख बचे हैं, उतने में उनको हिसाब किताब करना है पूरा का पूरा मोदी जी को। यानी कंपनी हमारी, यानी हमारा देश पहले से ही आर्थिक घाटे में चला जा रहा था। ये जो लॉकडाउन हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि कोई प्लानिंग के साथ नहीं हुआ है। और मोदी जी जो बार बार ये कहते थे कि हमें इस साल अपनी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन ले जाना है, और 5 ट्रिलियन का अब तो वो बिलियन पे भी जाके पूरी नहीं हो रही है। ये मोदी जी ने अपना सपना, अपने जो काम करने का तरीका, जो इकोनॉमिक तरीका है, उन्होंने किसी पूछे बगैर जो काम किया उसकी वजह से ध्वस्त होता चला जा रहा है। अब जो उन्होंने, आप देखिए, लॉकडाउन किया, लॉकडाउन की कोई प्लानिंग नहीं थी, किसी चीफ मिनिस्टर से उन्होंने बात नहीं की थी, किसी अपने बड़े सेक्रेटरी से बात नहीं की थी, अचानक उठाकर उन्होंने लॉकडाउन घोषित कर दिया। उसके बाद आज आप देखिए उस लॉकडाउन का नतीजा हो रहा है। हम सोच रहे थे 2 लाख ही आदमी निकलेंगे बाहर, लेकिन करोड़ों की तादाद में लोग सड़कों के ऊपर हैं और अपने घरों के लिए जा रहे हैं। वो ये मत सोचिए कि वो अपने घरों के लिए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ से वो जिस फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, जहाँ पे वो बैकबोन थे वहाँ की आर्थिक स्थिति की, वहाँ की दुकानों की, वहाँ के फैक्ट्रीज़ की, अब वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। अब वो फैक्ट्रीज़ में मैन पावर की कमी हो जाएगी तो फैक्ट्री वो प्रोडक्शन कैसे करेगी। हमारे जो आप देख लीजिए, हमारी एक्सपोर्ट वैसे ही बहुत कम था, हम इंपोर्ट पे ही जीते थे, बाहर से माल आता उसका खरीदते थे, एक्सपोर्ट हमारे पास था ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ कंपनियां थी जो 3 बिलियन से भी ज़्यादा पैसा हमारे देश में लगाई हुई थी। अब वो एक गलत नीति की वजह से हम ये कर रहे हैं कि अमेरिका की कंपनियों को यहाँ बुलाएंगे, चीन से ये बात कर रहे हैं। हालांकि वो इंडोनेशिया में 35 कंपनियाँ अभी चली गई हैं, हमारे यहाँ एक भी कंपनी आई है। और ये सोच के चीन ने कहीं अपने जो यहाँ पर उसने $3 बिलियन उसका लगा हुआ है, कई आप देखते हैं चाइनीज़ कंपनी यहाँ खुली हुई हैं, अगर उन्होंने वो वापस ले लिए तो हमारी आर्थिक स्थिति कहाँ रह जाएगी। बगैर प्लानिंग के सब चीज़ें चल रही हैं। सबसे बड़ी बात है जो अर्थशास्त्री भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि ये जो गिरावट आई है ये हमारी रणनीति के ना होने की वजह से आई है। हमने बगैर पूछे हुए एकदम से 4 घंटे के उसमें लॉकडाउन कर दिया, ये सोचे हुए कि अब क्या स्थिति होगी। लोग घबरा के अपने घरों के लिए भागने लगे, लोग घबरा के निकले और दुकानों से सामान लेके अपने घरों में भरने लगे। ये सब चीज़ें होंगी, ये सोचे बगैर कि उनकी जेब में पैसा बचेगा नहीं बचेगा। अब वही हुआ, उनकी जेब में पैसा ख़त्म हो गया। अब उनकी जो खरीद की क्षमता है वो बिल्कुल ख़त्म है। हमारे भारतीय की औसतन खरीद की क्षमता जितनी होती थी वो 10% से भी नीचे आ गई है। अब वो वही चीज़ खरीदता है जो उसे बहुत ज़रूरी होती है, अब वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खरीदता है। लिहाजा मार्केट में गिरावट आती चली जा रही और ये गिरावट आगे तक बढ़ती चली जाएगी। अभी हमें अगर समझदारी से काम लेना है, मनमोहन सिंह जैसे लोगों से बैठ के बात करके उसको आगे बढ़ाना है, तभी हमारी आर्थिक स्थिति कुछ सुधर सकती है। अब जैसे अमेरिका ने किया, उसने लॉकडाउन खोल दिया, उसको डर था कि चाइनीज़ हमारे यहाँ पे आके कब्जा कर लेंगे। हमने अभी तक लॉकडाउन खोले ही नहीं है, किस उम्मीद में बैठे। कोरोना जो है वो लॉकडाउन से नहीं रुकेगा, लॉकडाउन तो एक पुश बटन है। कोरोना रुकेगा वो सही तरीके से डायग्नोस करने से, सही तरीके से उनका इलाज करने से, जो हमारे यहाँ हो नहीं रहा है। लॉकडाउन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉकडाउन आप देख लीजिए, ट्रेनें भर के चल रही हैं, बसें भर के चल रही हैं, सड़कों पे आदमी गुत्थम गुत्था होते हुए चल रहे हैं, तो उससे लॉकडाउन का क्या फ़ायदा रहा। आप 7 बजे से रात को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का लॉकडाउन करते हैं, तो रात में कौन बाहर निकलता है? क्या कोरोना वायरस बाहर घूमने आ जाएगा? नहीं, ना वो हवा में है, वो छूत की बीमारी है। तभी तो कहते हैं कि ग्लव्स पहनिए, हाथ धोइए, ये चीज़ें डॉक्टर्स बताते हैं। ठीक हो जाएगी ये बीमारी, इसका टीका आ जाएगा, लेकिन थोड़ा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस इकोनॉमी भी रखना पड़ेगा। अब ये स्थिति कब तक ठीक होती है ये ऊपर वाला ही जानता है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।